हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का लोयल क्लासेस पे स्वागत करता हूं। और आज इस क्लास में हम सब इकोनॉमिक्स यानी भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को करने वाले हैं। तो क्लास आप सबके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हम सब करेंगे और शुरुआत हो रही है एक बहुत बेसिक से आसान से क्वेश्चन के साथ कि भारत की अर्थव्यवस्था डैश है। कैसी अर्थव्यवस्था है भारत की? पहला ऑप्शन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, राज्य अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या फिर इनमें से कोई नहीं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है कि क्या और कितना उत्पादित करना है और किस कीमत पर बेचना है, ये बाजार निर्धारित करता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और ऐसी अर्थव्यवस्था कि क्या और कितना बेचना है, किस कीमत पर बेचना है और कितना उत्पादित करना है, इसका फैसला अगर सरकार करती है तो उसको राज्य अर्थव्यवस्था का नाम दिया जाता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी इसमें आप सब ये कह सकते हैं कि इसमें मिक्स्ड इकोनॉमी इंग्लिश में कहेंगे, हिंदी में मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों यानी निजी और सहकारी दोनों क्षेत्र की भागीदारी होती है। ऐसी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वानिकी अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का हिस्सा है? वानिकी अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का हिस्सा आता है? यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। इकोनॉमिक्स के हम लोग अलग अलग क्षेत्र पढ़ के आते हैं। ऑप्शन से आप सबको आइडिया हो ही गया, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, प्राइमरी सेकेंडरी तृतीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो वानिकी प्राथमिक सीधा सा यानी जो चीज़ें आप सबको पर्यावरण से मिल रही हैं उनको क्या कहते हैं? उनको प्राथमिक क्षेत्र कहा गया है, जो पर्यावरण पर निर्भर करती हैं। जैसे कि बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल होगा इसका कृषि। कृषि जो है वो प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। उसके अलावा मत्स्य पालन हो गया है, पशुपालन हो गया है, और इससे भी इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्पल पेपर में पूछा जाता है वो खनन हो गया है। तो ये सब किससे हैं? ये प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा हैं। और वानिकी भी प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो ऑप्शन जो होगा हमारे इस क्वेश्चन का ए सही आंसर होगा। कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, पशुपालन, खनन, उत्खनन, ये सभी इसी में आते हैं। जबकि द्वितीयक क्षेत्र कौन सा होता है? जो हमें प्राथमिक क्षेत्र का उत्पाद होता है वो द्वितीयक क्षेत्र के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। ये उत्पाद जो है ये कच्चे माल के रूप में काम करेगा द्वितीयक क्षेत्र के लिए। जैसे कि शुगर मिल है, शुगर मिल में कृषि का उत्पाद आया गन्ना, और गन्ने का इस्तेमाल करके क्या बनाई जाएगी? चीनी बनाई जाएगी। तो चीनी यानी शुगर बनाई जाएगी। तो शुगर इंडस्ट्री के लिए गन्ना क्या है? रॉ मटेरियल है। तो ये द्वितीयक क्षेत्र में आता है। द्वितीयक क्षेत्र का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो पेपर में पूछा जाता है वो विनिर्माण है। विनिर्माण किस क्षेत्र में है? तो ये द्वितीयक क्षेत्र में आता है। विद्युत, गैस, जल आपूर्ति। इसके अलावा इसको औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। औद्योगिक क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र को कहते हैं, जबकि तृतीयक क्षेत्र को सेवा का क्षेत्र कहते हैं। तृतीयक क्षेत्र को सेवा का क्षेत्र कहते हैं। प्राथमिक, पी से प्राथमिक ध्यान रखेंगे, प्राइमरी ध्यान रख सकते हो, पर्यावरण ध्यान रख सकते हो। पर्यावरण से जो मिला वो सारा प्राथमिक क्षेत्र में आया, और दूसरा यानी पर्यावरण का जो उत्पाद होगा वो द्वितीयक के लिए रॉ मटेरियल का काम करेगा। विनिर्माण या इसको औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। और तृतीयक जो है वो सेवा के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जिसमें सभी प्रकार के आप यूँ कह सकते हैं कि परिवहन हो गया है। परिवहन है, जैसे कि होटल हो गया है, किसी प्रकार का व्यापार हो गया है, शिक्षा हो गया है, स्वास्थ्य हो गया है, ये सेवा का क्षेत्र है, ये तृतीयक क्षेत्र में आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ही होगा। तीनों के बारे में हमने यहाँ से जाना, तो इसलिए पूरा डिटेल हम सब यहाँ से पढ़ते चलेंगे। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? मानव विकास रिपोर्ट पहला ऑप्शन है विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व स्वास्थ्य संगठन या विश्व खाद्य कार्यक्रम। मानव विकास रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। इसको इंग्लिश में कई बार ऑप्शन में यूएनडीपी भी लिखा होता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन है तो यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। तो इसका मुख्यालय पूछेगा तो कहाँ आंसर कर देना आप सबको? न्यूयॉर्क में। आप सबको बताना है कि मानव विकास सूचकांक वर्तमान में भारत की रैंक क्या है। एक बार फटाफट से कमेंट कीजिएगा, और कमेंट करने का फ़ायदा आप सब इसके बारे में बेहतर जान पाएंगे। अगर नहीं पता है तो आप सब जो सर्च करके भी कमेंट कर सकते हैं। तो मानव विकास रिपोर्ट या मानव विकास में इसमें रैंक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है। और पेपर में आए कि मानव विकास रिपोर्ट जो मैक्सिमम होता है इसका सूचकांक वो कितना होता है? 1 होता है। तो 0 से लेके 1 तक के बीच में जो है ये इंडेक्स की वैल्यू बताई जाती है। यानी जैसे 0 से लेके 0.550 यानी 55 तक आप कह सकते हैं निम्न मानव विकास वाले देश होते हैं। फिर उसके बाद 0.55 से 70, 70 से 80 और 80 से 1 तक ये जो बहुत उच्च विकास वाले देश में इनको गिना जाता है।
तो जरूर इसका आंसर कीजिएगा। मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी के द्वारा जारी की जाती है, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय आय समिति का गठन, राष्ट्रीय आय से सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में राष्ट्रीय आय सबसे पहले किसने निकाली थी? तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय 1867-68 में किसने निकाली थी दोस्तों? तो द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी ने निकाली थी। दादा भाई नौरोजी ने जो है सबसे पहले निकाली थी। और 1868 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो 1838 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। उसके बाद पेपर में अगर आप सबसे पूछा जाए कि एफ सिरोस ने जो है राष्ट्रीय आय कब निकाली थी? तो एफ सिरोस ने 1911 में, उस समय प्रति व्यक्ति आय कितने रुपए थी? तो 49 रुपये थी। और आज़ाद भारत के बाद ये काम किसके जिम्मे आया? तो वाणिज्य विभाग, और वाणिज्य विभाग ने जो है राष्ट्रीय आय समिति का गठन करा था पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में। पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में जो है राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। पीसी महालनोबिस का जो बर्थ है 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आई होप आप सबको ये पता हो, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था? 1911, 1868, 1951 या 1949? सही आंसर हो जाएगा 4 अगस्त 1949 को राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। किसके नेतृत्व में? दादा भाई पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में। पीसी महालनोबिस के बर्थ को सांख्यिकी दिवस के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने निकाली थी राष्ट्रीय आय, उस समय प्रति व्यक्ति आय 1868 में 20 रुपये थी। एफ सिरोस ने 1911 में, उस समय राष्ट्रीय आय कितनी थी दोस्तों? तो उस समय 49 रुपये थी। और आज़ाद भारत के बाद 4 अगस्त 1949 को राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था, और उस समय प्रति व्यक्ति आय जो है वो 225 रुपये थी। उसके बाद है किस आयोग की अनुशंसा पर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन किया गया था? किस आयोग या समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, एनएससी का गठन कब किया गया था? 2005 में। पहला ऑप्शन है पीसी महालनोबिस, रंगराजन समिति, तेंदुलकर समिति, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कि रंगराजन समिति की अनुशंसा पर ही जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन किया गया था, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। एक आप सबसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। सीएसओ का गठन कब होता है? तो 2 मई 1951 को सीएसओ की स्थापना होती है। एनएससी की स्थापना 2005 में की जाती है। राष्ट्रीय आय समिति का गठन 4 अगस्त 1949 को किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको आप सबको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद डैश के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दुनिया के देशों की रैंकिंग तय करता है? किस आधार पर? पहला ऑप्शन है जीडीपी, फिर है जीएनपी, फिर है एनएनपी, और लास्ट ऑप्शन है एनडीपी। जीडीपी के आधार पर दुनिया के देशों की रैंकिंग तय करता है आईएमएफ, या जीएनपी के आधार पर तय करता है, या एनएनपी के आधार पर, या फिर एनडीपी के आधार पर। तो सबसे पहले तो आप सबको इनके फॉर्मूले जो हैं वो पता होना चाहिए। जीएनपी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? जीडीपी, एक देश के भीतर एक निश्चित समय सीमा के अंदर कमाया गया धन या सेवाओं का अंतिम मूल्य जीडीपी, प्लस एक्स, जो भारतीय लोगों को मान लिया कि जो दूसरे देशों से पैसा भारत भेज रहे हैं वो प्लस एक्स हो जाएगा, और माइनस एम, जो विदेशी लोग भारत से पैसा लेके जा रहे हैं वो माइनस हो जाएगा। तो ये जीएनपी रहेगा। उसके बाद अगर आप सबसे पूछा जाए एनडीपी क्या होता है, तो एनडीपी क्या होता है दोस्तों? जीडीपी में से अगर डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया जाए, यानी सिंपल सी भाषा में ह्रास को अगर माइनस कर दिया जाए तो एनडीपी आ जाएगा। एनएनपी क्या होगा? सेम, जीएनपी में से अगर ह्रास को माइनस कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा? एनएनपी आ जाएगा। ये दोनों फॉर्मूले टिट्टो फॉर्मूले के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है इन तीनों की। जीएनपी का फॉर्मूला जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम, एनएनपी का फॉर्मूला जीएनपी माइनस ह्रास, एनडीपी का फॉर्मूला जीडीपी माइनस ह्रास। जीडीपी की फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या आंसर करेंगे? जीडीपी की फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीएनपी की पूछेगा तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। उसके बाद अगर आपसे पूछेगा एनएनपी की फुल फॉर्म क्या होगी, तो एनएनपी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? और एनडीपी तो क्या होगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद। और एनएनपी क्या हो जाएगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो इन सबको ध्यान रखना है। तो किस आधार पर आईएमएफ जो है दुनिया के देशों की रैंकिंग तय करता है? तो सही आंसर हो जाएगा जीएनपी के आधार पर, यानी ऑप्शन जो होगा हमारा बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है दुनिया के देशों की रैंकिंग तय करता है। जबकि किसी भी देश की राष्ट्रीय आय किससे निकाली जाती है?
किसी भी देश की राष्ट्रीय आय एनएनपी के आधार पर, किसी भी अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय किस आधार पर निकाली जाती है, तो राष्ट्रीय आय के लिए तो एनएनपी ध्यान रखेंगे, जबकि आईएमएफ दुनिया के देशों की जो रैंकिंग तय करता है वो जीएनपी के आधार पर। ये दोनों पॉइंट आप सबको ध्यान रखने हैं, प्लस में ये तीनों फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें हैं जो आप सबसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ये ध्यान रखेंगे आप सब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद योजना आयोग का गठन कब किया गया? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन योजना आयोग सबसे पहले 1938 है, 1934 है, 1947 है और 1950 है। आप सबको पता होगा, एक पुस्तक आती है जो हम सबसे पेपर में पूछते हैं, एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक आती है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? एम विश्वेश्वरैया की। 10 साल का आर्थिक विकास डेवलपमेंट कैसे होगा भारत का, इस बारे में सुझाव दिया गया। सुभाष चंद्र बोस जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे वर्ष 1938 में, तब जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है एक समिति का गठन किया गया था, जिसका नाम दिया गया राष्ट्रीय नियोजन समिति। क्या नाम दिया गया था दोस्तों? राष्ट्रीय नियोजन समिति, नेहरू की अध्यक्षता में। और आज़ाद भारत में फिर से 1947 में नेहरू की ही अध्यक्षता में जो है एक समिति आती है सेम नाम से, राष्ट्रीय नियोजन की जगह बस वो बन जाती हैं आर्थिक नियोजन समिति। क्या नाम दिया? आर्थिक नियोजन समिति। पेपर में क्वेश्चन आए कि योजना आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश पर हुआ, तो आप सब आंसर करेंगे राष्ट्रीय नियोजन समिति की सिफारिश पर। कब गठन किया गया? 1947 में। किसके नेतृत्व में? तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। और योजना आयोग का गठन कब हो जाता है फिर, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया, तो 1950 में। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन होता है। योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? तो देश के प्रधानमंत्री। यानी अगर आप सबसे पूछेगा योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आप कहेंगे जवाहरलाल नेहरू। लेकिन पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तब आंसर होगा गुलजारी लाल नंदा। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कौन आंसर, क्या आंसर होगा दोस्तों? गुलजारी लाल नंदा जो हैं पहले योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को और 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको समाप्त कर दिया था और इसकी जगह नीति आयोग आ जाता है। नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो 1 जनवरी 2015 को। दोनों बातें ध्यान रखेंगे। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति बनी, 1947 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति बनी, और इसी समिति की सिफारिश पर किसका गठन किया गया था? तो योजना आयोग का गठन जो है वो इसी समिति की सिफारिश पर किया गया, योजना आयोग का। और इसी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा, खत्म कर दिया गया था 15 अगस्त 2014 को, और नीति आयोग आया 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं अभी वर्तमान में। और अगर आप सबसे पूछेगा कि उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो सुमन के बैरी जो हैं वो उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में। उपाध्यक्ष का नाम ध्यान रखेंगे, सुमन कुमार बैरी जो है वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात कारखाने किस पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किए गए? पंचवर्षीय योजना ध्यान रखेंगे। पहली पंचवर्षीय योजना कब आती है? 1 अप्रैल 1951 को पहली पंचवर्षीय योजना आई। किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चतुर्थ, किस पंचवर्षीय योजना के तहत दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात कारखानों की स्थापना की गई? सही आंसर हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना, क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, तो उद्योगों को दरकिनार किया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में। इसके साथ ही अगर आप सबसे पूछेगा कि खादी और ग्रामीण उद्योग, खादी और ग्रामीण उद्योग की स्थापना भी जो है किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत ही की गई थी। और ये पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। उसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना से एक बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन आता है कि बोकारो, जैसे इस्पात की बात हुई है, तो बोकारो संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना के तहत आया? तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। और इसी में ही हरित क्रांति की नींव पड़ती है। हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत हरित क्रांति की शुरुआत होती है। किस पंचवर्षीय योजना के तहत के बाद योजना अवकाश आया? योजना अवकाश किस पंचवर्षीय योजना के बाद आया? तीसरी। एक बार रिवाइज करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला खादी और ग्रामीण उद्योग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई? दूसरी। किस मॉडल पर आधारित थी? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई? उद्योगों को प्राथमिकता दी गई।
पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 को हुई। किस मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। किसको प्राथमिकता दी गई थी? कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी और हरित क्रांति की शुरुआत होती है तीसरी पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश आया? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद देखिए लिख दिया यहाँ पे, योजना अवकाश किस पंचवर्षीय योजना के बाद आया? तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश आया। जबकि पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद जो है क्या आया था दोस्तों? पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान आया था। रोलिंग प्लान या अनवर्त योजना, अनवर्त योजना या रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय योजना के बाद आया था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद आता है। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? ये आप सबको कमेंट करके बताना है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। नेक्स्ट पे आते हैं, भोजन काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में आया? भोजन काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? छठी पंचवर्षीय योजना, सातवीं, आठवीं और नौवीं। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सातवीं में साथ देंगे, भोजन काम उत्पादन। सातवीं पंचवर्षीय योजना में किस मॉडल पर आधारित थी? तो डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित सातवीं पंचवर्षीय योजना में भोजन काम और उत्पादन का नारा दिया गया था। वहीं नौवीं आठवीं पंचवर्षीय योजना में 8वीं से 8 मार्च ध्यान रखोगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आता है, और महिला से ध्यान रखोगे कि महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? 8वीं पंचवर्षीय में। 9वीं में न्याय, तो न्यायपूर्ण वितरण होगा, यानी न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास होगा। ये 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रखा गया था। 9वीं पंचवर्षीय योजना। भोजन काम और उत्पादन 7वीं पंचवर्षीय योजना, डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित। 8वीं में 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो महिला कोष की स्थापना की जाती है, राष्ट्रीय महिला कोष। 9वीं में 9 से न्याय, न्यायपूर्ण वितरण होगा, समानता के साथ विकास होगा। 9वीं पंचवर्षीय योजना। ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आ गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। लॉरेंज वक्र का मान होता है, लॉरेंज वक्र। लॉरेंज वक्र का मतलब होता है कर्व। पहली बात तो लॉरेंज कर्व किस लिए यूज की जाती है? एक होता है दोस्तों लॉरेंज कर्व और एक होता है गिनी गुणांक। गिनी गुणांक बोलते हैं जिसको जी से डिनोट किया जाता है। गिनी गुणांक, गिनी गुणांक जी से डिनोट करते हैं। इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं? यही पेपर में आना है। लॉरेंज कर्व और गिनी गुणांक का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो आय में असमानता या विषमता को डिनोट करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। आय में असमानता, गरीब बहुत गरीब और अमीर बहुत अमीर, आय में असमानता के लिए किसको इस्तेमाल किया जाता है? लॉरेंज कर्व और गिनी गुणांक। लॉरेंज कर्व की वैल्यू 0 से लेके 100 तक होती है, जबकि गिनी गुणांक ये 0 से 1 तक होता है। 0 से 1 तक। अगर जी की वैल्यू 0 है इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति की एक ही आय है, यानी एक ही आय है, यानी सबकी आय बराबर है। और जी का मतलब 1 है, इसका मतलब है पूरी आय एक ही व्यक्ति को दे दी गई। पूरी टोटल जो है रेवेन्यू एक को ही मिला, पूरी आय एक ही को मिला है, एक ही व्यक्ति को। एक ही यानी 0 आ गया तो इसका मतलब एक ही आय है सबकी, यानी बराबर आय है। समझ पाए हैं? 0 आ गया जी का मतलब सबकी आय बराबर, और 1 आ गया तो मतलब पूरी आय किसी एक ही व्यक्ति को मिल गई। और लॉरेंज में लॉरेंज वक्र का मान कितना होता है? यहाँ लिखना चाहिए था कि अधिकतम मान कितना होता है या न्यूनतम मान कितना होता है। तो ये लॉरेंज कर्व जो 0 से होकर कितना तक होती है? 100 तक। तो ऑप्शन जो होगा अपना क्या सही आंसर हो जाएगा? सी। दोनों का इस्तेमाल किस लिए? आय में असमानता को दिखाने के लिए। लॉरेंज कर्व 0 से 100 तक, गिनी गुणांक 0 और 1। समझ पाए हैं आप सब इन दोनों को? अगर लॉरेंज कर्व इस तरीके से बनती है, अगर सब में आय बराबर बंटेगी तो एंगल 45 का बनेगा, लेकिन आय बराबर नहीं बनती है तो ये कर्व होती है, ये वाला इस तरीके से। अगर आय बराबर बंटेगी तो एंगल कितने का बनेगा? 45 का बनेगा। नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन कब किया गया था? गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए आज हम सबसे पहले अगर आप सबसे पूछेगा कि फर्स्टली गरीबी रेखा का मान जो है वो किसने डिनोट करा था, तो FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रोम, इटली में इसका हेडक्वार्टर आता है। और इसके फर्स्ट महानिदेशक जो थे नाम था R. वायर्ड। फर्स्ट महानिदेशक R. वायर्ड ने 1945 में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए जो कुछ प्रतिमान यहाँ पे दिए गए थे। आज हम सब पढ़ के आते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो है भोजन के हिसाब से, कैलोरी के हिसाब से इसको डिनोट किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई 2400 कैलोरी भोजन यानी 2400 कैलोरी का यहाँ पे स्तर रखा गया भोजन प्राप्त का, और शहर में जो है वो 2100 कैलोरी अगर भोजन प्राप्त कर रहा है तो गरीबी रेखा से नीचे नहीं है।
ये एक जीवन यापन का स्तर है। जबकि अगर विश्व बैंक की रैंक को देखा जाए वर्ल्ड बैंक के हिसाब से, तो वर्ल्ड बैंक कहता है कि $2.15 अगर कोई प्रतिदिन कमा पा रहा है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर आता है। तो ये अलग अलग तरह से जो है इन चीज़ों को निर्धारित किया गया है, अलग अलग तरह से। यहाँ अलग अलग समितियाँ आती हैं। एक समिति का नाम है नीलकांत दांडेकर और रथ, एक फॉर्मूला इन्होंने दिया था। इस फॉर्मूले के अनुसार 2250 कैलोरी जो है वो न्यूनतम रखी गई थी ग्रामीण और शहरी के लिए, लेकिन इसमें बेस ईयर 1960-61 रखा गया था, बेस ईयर। और इस नीलकांत समिति का गठन कब किया जाता है? 1971 में नीलकांत समिति का गठन किया जाता है। सुरेश तेंदुलकर इंपॉर्टेंट थी क्योंकि पहले क्या होता था, भोजन प्राप्त के हिसाब से किसी की गरीबी रेखा को या गरीबी को निर्धारित किया जाता था, लेकिन सुरेश तेंदुलकर समिति जिसका योजना आयोग ने जैसे 2004 में गठित करा था, तो ऑप्शन जो होगा हमारा इसका ए सही आंसर हो जाएगा। इसने क्या काम करा था? इसने 6 बुनियादी सुविधाओं को इसमें शामिल करा था। भोजन के साथ साथ 6 बुनियादी सुविधाएं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी संरचना, स्वच्छ वातावरण, महिलाओं को काम, लाभ तक पहुंच, इन आधार पर जो है अलग अलग तरीके से जो है गरीबी को निर्धारित किया जाएगा। तो ये इसी से संबंधित समिति थी। लकड़वाला समिति भी इसी से संबंधित थी। सी रंगराजन समिति भी जो है इसी से ही संबंधित थी। तो ये दोनों पॉइंट आप सब ध्यान रख सकते हो। सुरेश तेंदुलकर समिति की अगर बात की जाए तो 2011 में जो है 21.9% लोग गरीबी रेखा से नीचे थे सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार। और सी रंगराजन अगर समिति की बात की जाए, सी रंगराजन समिति, इस समिति के अनुसार 2011 में जो है कुल मिला के कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे थे? अगर ये पॉइंट आप सबसे पूछा जाएगा तो आंसर होगा 29.5%। सी रंगराजन समिति के तहत 29.5% लोग जो हैं 2011-12 में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे। यानी जितनी भी समितियां हैं गरीबी रेखा या गरीबी का जो मिनिमम स्तर है उसको डिनोट करने के लिए बनाई गई थी। सबसे पहले किसने करा था? FAO जो है उसके पहले महानिदेशक R वायड ने 1945 में दिया था। आज भारत में हम लोग ग्रामीण स्तर पर अगर देखें तो 2400 कैलोरी जो भोजन प्राप्त करने में सक्षम हैं और शहर में 2100 कैलोरी भोजन प्राप्त करने में सक्षम है। विश्व बैंक के अनुसार $2.15 जो प्रतिदिन कमा पा रहा है उसके अनुसार सुरेश तेंदुलकर समिति 2004 में गठित होती है। इसमें बुनियादी 6 तरह की सुविधाओं को शामिल किया गया था और 2011 में सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार 21.9% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे। जबकि सी रंगराजन जो समिति आई थी इसके तहत 29.5% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे। नेक्स्ट पे आते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015, 2 अक्टूबर 2015, 2000, 12 सितंबर 2013 या 15 अगस्त 1995। तो इसमें जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है ये 9 मई 2015 को शुरू की गई थी। ऑप्शन ए जो होगा हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के साथ साथ जो पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना की शुरुआत भी 9 मई 2015 को ही की गई थी। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत भी 9 मई 2015 को की गई थी। 2 अक्टूबर 2000 को अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत होती है। अन्नपूर्णा योजना 2 अक्टूबर 2000 को, जबकि 12 सितंबर 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ये कब आया था? 12 सितंबर 2000 को। और 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील योजना की शुरुआत भारत में की जाती है। मिड डे मील योजना 15 अगस्त 1995 को, ये हरियाणा से इसकी शुरुआत होती है, बहादुरगढ़ से। तो कुछ योजनाएं हैं जिनको आप सबको ध्यान रखना है और ये पेपर में आप सबसे पूछी भी जा सकती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद सार्वजनिक बैंकिंग क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा है। सार्वजनिक बैंकिंग क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा है। तो अलग अलग पॉइंट पे जो है विदेशी निवेश की सीमा को निर्धारित किया गया है। 49% भी है, 74 भी है, 100 भी है, 26% भी है सार्वजनिक बैंकिंग क्षेत्र में। तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट आप सबको लिए क्लियर कर दूँ और ये बहुत आसान सा टॉपिक है। एक बार अगर आप सब इसको ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे और समझेंगे तो ये बहुत आसानी से याद हो जाएगा। नहीं तो इस तरह के क्वेश्चन अगर पेपर में मिलते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप सब आंसर नहीं कर पाएंगे। सार्वजनिक बैंकिंग क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा कितनी निर्धारित की गई है? सही आंसर हो जाएगा 49%। बैंकिंग से सबसे पहले देखो बैंकिंग लिखा हुआ है 49% के साथ, और बैंकिंग से हमने क्या ले लेना है? पैसा ले लेना है बैंकिंग से, और उससे फिर क्या करना है? पेट्रोलियम। यानी बैंकिंग से पैसा लेके क्या करना है? पेट्रोलियम। गाड़ी में क्या डलवाना है? पेट्रोल। पेट्रोल से फिर गाड़ी में क्या बढ़ जाएगी? पेट्रोल से गाड़ी में बढ़ जाएगी पावर।
पेट्रोल से गाड़ी में क्या आएगी, पावर। उसके बाद पावर को क्या करके रखना होता है, स्टॉक करके रखना होता है, ताकि फिर आगे ये काम आए। आगे कब काम आएगी, जब बुढ़ापे में काम आएगी। किस रूप में, पेंशन के रूप में काम आएगी। उस समय जब बूढ़े हो जाओगे तो क्या सुनोगे, रेडियो, एफएम रेडियो। तो ये वो पॉइंट हैं जिनमें 49% है। बस एक नाम आप सबको बना लेना है। सार्वजनिक बैंकिंग क्षेत्र 49%, आंसर ऑप्शन ए। पेट्रोलियम रिफाइनिंग 49%। उसके बाद पावर एक्सचेंज वाला ये भी कितना है, पावर एक्सचेंज में 49%, स्टॉक एक्सचेंज में भी 49% है। उसके बाद पेंशन में भी कितना है, 49 है। जबकि एफएम रेडियो में भी कितने प्रतिशत विदेशी निवेश की सीमा है, तो 49% ही है। अब आप 74% वाला देख सकते हो, 74 में प्राइवेट आता है। आप सबको पता है कि सार्वजनिक बैंक में जो है और प्राइवेट बैंक के मुकाबले जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम रहता है। तो इसमें क्या हो गया, निजी बैंक आ गया है, निजी बैंक। अब निजी बैंक होता है, निजी बैंक के बाद क्या होगा, अगर 74 में, आप सबको पता है आजकल बीमा जो है रिश्तेदारी में किया जाता है, निजी लोग ही बीमा करते हैं, है ना, वही सबसे पहले होता है। तो निजी बैंकिंग, उसके बाद बीमा भी 74 है। अगर बीमा करवा लोगे तो क्या बढ़ जाएगा, क्रेडिट बढ़ जाएगा। जो आपका बीमा करने आएगा उसको कमीशन मिलता है, तो उसका क्या बढ़ जाएगा, क्रेडिट जो है वो इससे बढ़ जाएगा, क्रेडिट बढ़ जाएगा। और आपकी क्या बढ़ जाएगी, फिर सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। और वो सिक्योरिटी किस तरीके की होती है, प्राइवेट सिक्योरिटी, है ना। तो सिक्योरिटी ये वाला किस में आता है, ये 74% के साथ होता है। निजी बैंक, बीमा, क्रेडिट और प्राइवेट सिक्योरिटी, इसके साथ आप इनको ध्यान रख सकते हैं। तो ऐसे ही आप सब आगे बढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, और एक दिन हम सब इन सबको आसानी से याद कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा बस समय आप सबको यहाँ पे देना होता है, ठीक है। आई होप ये टॉपिक आप सबको क्लियर होता चला। एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई के गवर्नर कौन थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। आरबीआई की स्थापना होती है, कब हुई थी दोस्तों आरबीआई की स्थापना, तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है, 1 अप्रैल 1935 को। जबकि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हो गया था, तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है। कितने रुपए या पूंजी के साथ इसका गठन किया गया था आरबीआई का, तो 5 करोड़ के साथ आरबीआई का गठन किया गया था। आरबीआई का वर्तमान में हेडक्वार्टर पूछेगा तो आप सब कहाँ आंसर कर देंगे, मुंबई में आरबीआई का हेडक्वार्टर है। फर्स्ट गवर्नर पूछेगा तो आंसर क्या होगा, सर ओसबोर्न स्मिथ। ओसबोर्न स्मिथ जो हैं पहले आरबीआई के गवर्नर हैं, ओसबोर्न स्मिथ। फर्स्ट इंडियन, जैसे यहाँ पे पूछा है, पहले भारतीय और स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई के गवर्नर का नाम है सीडी देशमुख। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ये तीसरे नंबर के थे। चौथे नंबर के गवर्नर बनते हैं बेनेगल रामाराव, बीएन राव। और बीएन राव से पेपर में क्वेश्चन आया, एक आरबीआई के किस गवर्नर का कार्यकाल सबसे लंबा रहा, तो आंसर होगा बेनेगल रामाराव। बेनेगल रामाराव फर्स्ट भारतीय थे जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज बनते हैं। आईसीजे में जज बनने वाले पहले भारतीय बीएन राव, जबकि अध्यक्ष बनने वाले नागेंद्र सिंह थे। आप उर्जित पटेल जो हैं वो 24वें नंबर के थे गवर्नर। रघुराम राजन 23वें नंबर के गवर्नर थे, रघुराम राजन। बीएन राव चौथे नंबर के थे और वर्तमान में 25वें गवर्नर का नाम है शक्तिकांत दास। आप सबको पता, शक्तिकांत दास वर्तमान में जो हैं 25वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर आते हैं, आरबीआई के 25वें। तो काफ़ी बेहतरीन सा टॉपिक है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935, राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949, 5 करोड़ की पूंजी के साथ स्थापना, मुख्यालय मुंबई में। पहले गवर्नर का नाम ओसबोर्न स्मिथ, पहले भारतीय सीडी देशमुख, और जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा बेनेगल रामाराव, जो कि आईसीजे में जाके जज बनते हैं। 23वें गवर्नर रघुराम राजन। पुस्तक आती है थर्ड पिलर इनकी, और आइडू बट आइडू करके 2 पुस्तकें बहुत फेमस हैं जो इनसे पेपर में पूछी जाती हैं। और 24वें उर्जित पटेल और 25वें जो हैं वो शक्तिकांत दास थे। नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद पूर्ण रूप से भारतीयों के द्वारा प्रबंधित बैंक कौन सा था। पूर्ण रूप से भारतीयों के द्वारा प्रबंधित पहला इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ मुंबई। और पूर्ण रूप से भारतीयों के द्वारा, अगर आप सबसे पूछा जाए कि पहला बैंक कौन था भारत में, कौन सा बैंक जो है फर्स्ट बैंक था, नाम था जनरल बैंक ऑफ इंडिया, जनरल बैंक ऑफ इंडिया। इसे 1786 में खोला गया था। जनरल बैंक ऑफ इंडिया भारत का पहला व्यापारिक बैंक था। इंपीरियल बैंक या पंजाब नेशनल बैंक, सही आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। भारतीयों का पूर्ण रूप से प्रबंधित बैंक था। 1894 में इसकी स्थापना होती है। और बैंक ऑफ बंगाल जो है दोस्तों, इसकी स्थापना 1806 में की गई थी। बैंक ऑफ मुंबई की स्थापना 1840 में की गई थी। जबकि बैंक ऑफ मद्रास अगर पूछेगा तो बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843 में की गई थी। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मुंबई और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को मिलाकर किसकी स्थापना करी गई थी, तो इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी 1921 में। और यही इंपीरियल बैंक 1 जुलाई को इसका हो जाता है राष्ट्रीयकरण, 1 जुलाई 1955 को, और नाम आ जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान रखेंगे
भारतीयों के द्वारा प्रबंधित बैंक का नाम था पंजाब नेशनल बैंक 1894 में, और इन तीनों बैंकों का विलय करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया जाता है, और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में आता है अस्तित्व में, और 1 जुलाई 1955 को एसबीआई अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? 1 जुलाई को। नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद, किस राज्य को छोड़ के देश के सभी राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं? ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं। हिमाचल प्रदेश, बिहार, गोवा और महाराष्ट्र। तो आप सबको पता हो कि ग्रामीण बैंक जो है वो कहाँ पे नहीं है, तो गोवा में एक भी ग्रामीण बैंक नहीं है, इसके साथ साथ सिक्किम में भी ग्रामीण बैंक नहीं है। तो ऑप्शन जो होगा हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में की गई थी। अगर हरियाणा में पूछेगा तो सबसे पहले कहाँ पे ग्रामीण बैंक की स्थापना होती है? भिवानी में ग्रामीण बैंक की स्थापना होती है सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसके बाद, किस वाणिज्यिक बैंक में, किसी भी वाणिज्यिक बैंक में कुल जमा राशि का वह प्रतिशत भाग जिसे रिजर्व बैंक के पास अनिवार्य रूप से जमा कराना पड़ता है क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है CRR, नगद आरक्षित अनुपात, करंट रिजर्व रेशियो के रूप में, नगद आरक्षित अनुपात। उसके बाद SLR, वैधानिक तरलता अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात। उसके बाद है PLR, प्राइम लैंडिंग रेट, और उसके बाद है बेस रेट। तो किसी वाणिज्यिक बैंक में कुल जमा राशि का वो प्रतिशत में भाग जिसे आरबीआई के पास अनिवार्य रूप से जमा कराना पड़ता है वो CRR कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? CRR। तो ऑप्शन जो होगा हमारा इस क्वेश्चन का ए सही आंसर हो जाएगा। जबकि SLR जो होता है वो किसी भी वाणिज्यिक बैंक में कुल जमा राशि का वो भाग होता है जो नगद या फिर विदेशी मुद्रा, नगद व विदेशी मुद्रा के रूप में, स्वर्ण में, सोने में, विदेशी मुद्रा के रूप में जो है अपने पास रखना अनिवार्य है, अपने पास रखना अनिवार्य है, वो SLR कहलाता है। SLR प्राइम लैंडिंग होता है कि इस रेट पे जो है वो एक किस्म की ब्याज रेट है, और ये उसके लिए होता है जिसके केस में जोखिम जो है वो बिल्कुल जीरो होता है। जोखिम जिसमें शून्य होगा वो ब्याज रेट जो है वो PLR कहलाती है। लेकिन आरबीआई ने जो है 2010 में इसकी जगह क्या कर दिया था? आरबीआई ने 2010 में बेस रेट जारी कर दिया था कि इससे न्यूनतम राशि पर जो है ब्याज किसी को नहीं दिया जाएगा, न्यूनतम ब्याज नहीं दिया जाएगा। तो क्या था? बेस रेट था। ये सब है हमारी अलग अलग बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी, तो इनको आप सबको जरूर देखना है। कई बार तो इनकी फुल फॉर्म भी पेपर में पूछ ली जाती हैं। बेस रेट, कोई भी बैंक जो है इससे नीचे किस दर पे जो है किसी को उधार नहीं देगा। PLR प्राइम लैंडिंग रेट होता था जिसके केस में जोखिम शून्य होता था, उसको ब्याज रेट पे जो है PLR रेट पे जो है इंटरेस्ट पे पैसा दिया जाता था। SLR जो है वो कुल जमा राशि का होता है जो कि बैंक अपने पास रखता है, और CRR हो जाए तो आरबीआई के पास अनिवार्य रूप से जमा करवाना पड़ता है। नेक्स्ट में आते हैं इसके बाद, किस कमेटी की संस्तुति पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी? नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत आती है? तो छठी पंचवर्षीय योजना के तहत नाबार्ड की स्थापना की गई थी। 12 जुलाई 1982 को आरबीआई की स्थापना होती है। किस समिति की सिफारिश पर स्थापना की गई थी? पहला केलकर कमेटी, शिवरमन कमेटी, शाही आयोग और M खुसरो। दोस्तों शाही आयोग और हिल्टन यंग आयोग, शाही आयोग और हिल्टन यंग आयोग, या फिर अगर आप सबसे पूछा जाए भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही जो है आरबीआई का गठन होता है। यानी ये तो जुड़े हुए हैं किससे? आरबीआई के गठन से। शाही आयोग, रॉयल कमीशन, हिल्टन यंग आयोग, तो ये तो आएगा तो आप सब आरबीआई से इसका नाम जोड़ लेंगे। लेकिन नाबार्ड की स्थापना शिवरमन कमेटी की सिफारिश पर होती है, तो ऑप्शन जो होगा हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। और अगर एक होता है हमारा KCC, किसान क्रेडिट कार्ड, को कब जारी किया गया था? 1998 में। उस समय के वित्त मंत्री कौन थे? तो यशवंत सिन्हा ने जो है इसको जारी करा था। यशवंत सिन्हा ने किसान क्रेडिट कार्ड जारी करा था। जबकि पशु किसान क्रेडिट कार्ड जो है, पशु किसान क्रेडिट कार्ड, ये हरियाणा में कहाँ से जारी किए गए थे सबसे पहले? तो ये भिवानी से जारी किए गए थे, भिवानी से। इसको आप ध्यान रखेंगे। जबकि नाबार्ड के प्रमुख हैं GR चिंताला, जो हैं नाबार्ड के प्रमुख हैं वर्तमान में, नाबार्ड के प्रमुख, ध्यान रखेंगे GR चिंताला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसके बाद, राष्ट्रीय शहरी विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1958, 1963, 1919, 1 जुलाई 1966। तो जो पहला ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1958 को दोस्तों नेफेड की स्थापना की जाती है। नेफेड की स्थापना कब की गई थी? तो नेफेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन भारतीय संघ की स्थापना होती है 2 अक्टूबर 1958 को। जबकि राष्ट्रीय शहरी विकास निगम की स्थापना 1963 में होती है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा हमारा इसका। जबकि भूमि विकास बैंक जो है वो स्टार्टिंग में भूमि बंधक बैंक के रूप में था, भूमि बंधक बैंक के रूप में
इसका गठन होता है वर्ष 1919 में, जबकि 1 जुलाई 1966 को जो है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक कार्य करना शुरू करता है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक कार्य करना स्टार्ट करता है 1 जुलाई 1966 को, और इसका गठन किया जाता है 1 फरवरी 1964 को। तो ये काम करना शुरू करता है 1 जुलाई 1966 को। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी, राष्ट्रीय शहरी विकास निगम 1963 में, नेफेड 2 अक्टूबर 1958 को, भूमि बंधक बैंक 1919 को, और 1 फरवरी 1964 को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना, जो कि 1 जुलाई 1966 को कार्य करना शुरू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब की गई थी? एग्जिम बैंक के नाम से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से इसको जाना जाता है, एग्जिम बैंक। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935, 1 जुलाई 1955, 12 जुलाई 1982 और 1 जुलाई 1982। 1 अप्रैल 1935 को तो आप सबको पता, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। 1 जुलाई 1955 को एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना के तहत की जाती है। और जबकि 1 जनवरी 1982, यहाँ से आप सबका जो है आंसर आ गया है, तो भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना होती है। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ आप सब एक और ध्यान रख सकते हैं, बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना 2016 में होती है। इसके प्रमुख का नाम है भानु प्रताप शर्मा। और बैंक बोर्ड ब्यूरो कॉमर्शियल बैंक के प्रमुखों का जो है चयन करता है। बैंक बोर्ड ब्यूरो 2016 में स्थापित होता है, मुंबई में मुख्यालय है, भानु प्रताप शर्मा इसके प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, महात्मा गांधी के चित्र यानी फोटो वाले नोट सबसे पहले कब जारी किए गए थे? एक क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी सीरीज के नोट कब जारी किए गए थे? एक है कि पहला नोट कब जारी किया गया था? आप सबको बताऊं कि जो नोट था, ये करेंसी, ये 500 रुपये की थी। 500 रुपये की करेंसी थी जो सबसे पहले महात्मा गांधी के फ़ोटो वाला आया। और ये कब आता है दोस्तों? 1987, 47, 96 और 2005। तो सही आंसर हो जाएगा वर्ष 1987 में पहली बार। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। और सभी नोटों पर महात्मा गांधी सीरीज जो है वो 1996 में जारी की जाती है। 1947 में इससे पहले जो फ़ोटो होती थी नोट पे, वो जॉर्ज 6 की फ़ोटो होती थी, लेकिन उसके स्थान पर 1947 में अशोक का सिंह स्तंभ आ गया था, अशोक का सिंह स्तंभ। और फिर 87 में 500 का नोट आया महात्मा गांधी सीरीज वाला, और कंप्लीट सभी 1996 में जो है नोट की सीरीज जो है वो महात्मा गांधी की कर दी गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, जो आप सबको ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो ये सिंबल आप सब देख पा रहे हैं, ये रुपए करेंसी का जो सिंबल है, ये IIT मुंबई के थे, उदय कुमार ने इसको डिज़ाइन करा है। IIT मुंबई से उदय कुमार थे जिन्होंने इसको डिज़ाइन करा था। ये करेंसी का जो सिंबल आप सब अभी भारतीय करेंसी का देख पा रहे हैं इस सिंबल पे। हालांकि अब ये बहुत कॉमन से क्वेश्चन, और आई होप आप सबको इनके बारे में पता होगा कि जो RBI का जो 50 रुपये का नोट है उसके ऊपर हम्पी के स्मारक हैं, हम्पी के। और जो 2000 रुपये का नोट है इसके ऊपर मंगलयान है। तो ये तो बहुत कॉमन सी बातें हो गई ना, आप सबको पता भी होगा, नोट आप सबने देखे भी होंगे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद 1 रुपया का नोट तथा सिक्के का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है? RBI, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर SBI? तो 1 रुपये का नोट या सिक्के का निर्गमन जो है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन जो होगा बी हमारा इसका सही आंसर होगा। और इसके ऊपर जो हस्ताक्षर होते हैं वो वित्त सचिव के होते हैं, वित्त सचिव के इसके ऊपर हस्ताक्षर होते हैं, वित्त सचिव। TV सोमनाथ अभी वित्त सचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वर्तमान में भारतीय पूंजी बाजार को विनियमित करने की वैधानिक शक्तियाँ किसे प्राप्त हैं? भारतीय पूंजी बाजार को विनियमित करने की वैधानिक शक्तियाँ किसके पास हैं? सिडबी पहला ऑप्शन देख पा रहे हैं, सिडबी। दूसरा ऑप्शन है सेबी, तीसरा ऑप्शन है नाबार्ड, और उसके बाद है वित्त मंत्रालय। तो बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा गया भारतीय पूंजी बाजार को विनियमित करने की वैधानिक शक्तियाँ जो है वो किसके पास हैं? सेबी के पास हैं। तो ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। सेबी का मुख्यालय पूछेगा तो कहाँ पे है? मुंबई में है सेबी का मुख्यालय। सेबी का एक अध्यक्ष और कुल सदस्य अगर पूछेगा तो कितने होते हैं? 6 होते हैं। वर्तमान में अध्यक्ष जो है माधवी पूरीबूच हैं। अध्यक्ष अगर पूछेगा तो कौन है? माधवी पूरीबूच अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष, या जब तक की उम्र कितनी ना हो जाए 65 वर्ष, तब तक अध्यक्ष जो है अपने पद पर बने रहते हैं। सेबी और सिडबी जो है इसकी स्थापना कब होती है? सिडबी की स्थापना 1990 में होती है दोस्तों। सिडबी का मुख्यालय कहाँ पे? लखनऊ में है सिडबी का मुख्यालय। सेबी की स्थापना कब होती है? तो 12 अप्रैल 1988 को सिडबी की स्थापना होती है, 12 अप्रैल 1988 को। जबकि 30 जनवरी 1992 को जो है इसको एक वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था सेबी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। स्थापना कब की गई थी? तो 1991 की फेरवानी समिति की सिफारिश पर जो है इसकी स्थापना की गई थी। केलकर फेरवानी, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? फेरवानी समिति की स्थापना के सिफारिश पर जो है राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना की गई थी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट किस, और अभी जो है राष्ट्रीय शेयर बाजार का प्रमुख प्रवर्तक जो है वो कौन है? IDBI है, IDBI। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, इसके साथ आप सबको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का भी आप सबसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1875 में की गई थी। और अभी हम सब पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि जो स्टॉक एक्सचेंज है इसमें विदेशी निवेश की सीमा कितनी निर्धारित की गई है? तो 49% विदेशी निवेश की सीमा इसमें निर्धारित की गई है, जिसमें FDI जो है वो 26% होगा, FDI, और शेष जो है वो विदेशी निवेश FII होगा 23% के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत जैसे विकासशील देश में किस प्रकार का बजट पेश किया जाता है? बजट किस प्रकार का पेश किया जाता है? संतुलित बजट होता है जो व्यय और प्राप्तियां दोनों बराबर रहती हैं। घाटे का बजट है, अधिशेष बजट है, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा, भारत जैसे विकासशील देशों में घाटे का बजट पेश किया जाता है। तो ऑप्शन जो होगा हमारे इस क्वेश्चन का बी सही आंसर हो जाएगा। भारत में बजट का जनक किसे कहा जाता है? बजट का जनक किसे कहा जाता है? सबसे पहले आप सबको पता हो कि 1859 में जो है उस समय कैनिंग भारत का वायसराय था, और पहली बार एक वित्त सदस्य की जो है नियुक्ति की गई थी। एक वित्त सदस्य आया था जिसका नाम था जेम्स विल्सन 1859 में, और जेम्स विल्सन ने 7 अप्रैल 1860 को पहली बार भारत में बजट पेश करा। तो भारत में बजट का जनक किसे कहा जाता है? जेम्स विल्सन को कहा जाता है। जबकि बजट को भारत में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो कैनिंग को भारत में बजट को लाने का श्रेय दिया जाता है। सर्वाधिक बार बजट किसने पेश करा है? तो मोरारजी देसाई ने जो है सर्वाधिक 10 बार बजट पेश करा है। सबसे ज़्यादा बार बजट मोरारजी देसाई ने पेश करा है। कैनिंग वित्त सदस्य को नियुक्त करता है, 7 अप्रैल 1860 को भारत में बजट पेश होता है। वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन। तो निर्मला सीतारमन किस आर्टिकल के तहत बजट पेश करती हैं? तो बजट से जुड़ा अनुच्छेद है 112। जबकि राज्य में अगर हरियाणा की बात करें तो मनोहर लाल खट्टर ने अपने तीसरा जो है बजट पेश करा था आर्टिकल 202 के तहत राज्य सरकार। तो ये बजट से संबंधित जो है अनुच्छेद है, ये दोनों आप सब ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वस्तु एवं सेवा कर की व्यवस्था को कब लागू किया गया था? यानी GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, को कब लागू किया गया था? 1 जनवरी 2016, 1 जनवरी 2017, 1 जुलाई 2016 और 1 जुलाई 2017। सही आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2017 को GST को लागू किया गया था। और यहाँ से क्वेश्चन, GST विश्व में सर्वप्रथम किसने? फ्रांस ने। एक क्वेश्चन आप सबको बताना है, GST के लिए जो भारतीय संविधान में संशोधन हुआ था, ये बहुत कॉमन है और बहुत बार एग्जाम में आया है। संशोधन था 101वां संशोधन हुआ था GST के तहत। लेकिन कौन सा विधेयक जो पेश किया गया था, ये आप सबको बताना है। विधेयक कौन सा था, इसके आगे क्वेश्चन मार्क है, इसका आप सबको कमेंट करना है। और भारत के किस राज्य में सबसे पहले जो है GST को लागू किया गया था? GST को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? नेक्स्ट आता है इसके बाद, देश की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? देश की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? पहला ऑप्शन 1948 में, उसके बाद 1956 में, या फिर 1973 में, या फिर 1980 में। देश की पहली औद्योगिक नीति, जो उद्योग मंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहले ऐसे भारतीय व्यक्ति हुए जिन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इन्होंने ही 6 अप्रैल 1948 को देश की पहली औद्योगिक नीति को पेश करा था। 6 अप्रैल 1948 को देश की पहली औद्योगिक नीति आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसके बाद। हालांकि एक क्वेश्चन आप सब यहाँ से याद रख सकते हैं, सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योग कितने हैं? सरकारी, ये पेपर में आया क्वेश्चन, सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या कितनी है? तो आरक्षित उद्योग जो है सरकारी क्षेत्र के वो 2 हैं, और वो 2 कौन कौन से हैं? एक आप सब ध्यान रखेंगे, परमाणु ऊर्जा, और दूसरा था रेलवे परिवहन। ये जो है सरकारी क्षेत्र में आरक्षित उद्योगों में गिने गए थे। नेक्स्ट है, मिनी रतन योजना कब आरंभ की गई? मिनी रतन, एक आती है नवरत्न कंपनी, एक होती है महारत्न कंपनी। महारत्न 3 प्रकार की कंपनियां हैं। मिनी रतन में मिनी रतन फर्स्ट एंड मिनी रतन सेकंड, 2 तरह की अलग अलग कंपनियां हैं। सबसे पहले तो आप सबको ध्यान हो, नवरत्न और मिनी रतन, इनकी शुरुआत कब की गई थी? तो वर्ष 1997 में इनकी शुरुआत की गई थी। महारत्न कंपनियों की शुरुआत कब की गई थी? 2009 में। वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 12 है। अब टर्म एंड कंडीशन आती है कि कौन सी कंपनी महारत्न कंपनी होगी। उसकी महारत्न कंपनी की पहली कंडीशन है कि वो कंपनी जो है एक नवरत्न कंपनी होनी चाहिए।
महारत्न कंपनी कौन सी होगी? वो कंपनी एक नवरत्न कंपनी हो। दूसरा, स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होनी चाहिए, स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो। तीसरा पॉइंट, पिछले 3 वर्ष में कारोबार जो है उसका टर्नओवर 25,000 करोड़ या इससे अधिक होना चाहिए, ये पिछले 3 साल में। या कुल जो औसत लाभ है, प्रॉफिट 500 करोड़ का हो, उसका 500 करोड़ का प्रॉफिट उसका हो। तो ये जो अगर किसी के पास है तो वो कंपनी महारत्न में शिफ्ट हो जाएगी। इसी तरीके से नवरत्न कंपनी होती है। नवरत्न कंपनी को मिनी रत्न कंपनी फर्स्ट या सेकंड दोनों में से किसी एक का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। तो ये अलग अलग तरीके से इनको विभाजित किया गया है। वर्तमान में महारत्न कंपनियां कितनी हो गई हैं? 12 महारत्न कंपनियां हैं, ये आप सबको ध्यान रखना है। जैसे एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल, ये सेल है, भेल है, गेल है, बीपीसीएल है, एचपीसीएल है, पीजीसीआईएल है, ये सभी जो है महारत्न कंपनियां हैं। विदेश व्यापार भारत के किस मंत्रालय की देखरेख में होता है? कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और ईमानदारी से कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि इस क्वेश्चन का क्या आप सबको आंसर पता है। विदेश व्यापार जो है भारत के किस मंत्रालय की देखरेख में होता है? विदेश मंत्रालय, वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा विदेश व्यापार जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की देखरेख में होता है। तो ऑप्शन जो होगा हमारा इसका बी सही आंसर हो जाएगा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देश के कुल विदेशी मुद्रा भंडार के महत्वपूर्ण घटक। जबरदस्त क्वेश्चन, विदेशी मुद्रा भंडार के मुख्य या महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं? पहला है आरबीआई की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, ये भी बिल्कुल है। आरबीआई का स्वर्ण भंडार, ये भी है। सरकार की जो है एसडीआर राशि, सरकार की एसडीआर राशि, ये भी है। ये तीनों हैं, लेकिन इसके साथ जो है आईएमएफ में आरटीपी, आईएमएफ में आरटीपी, ये भी है। ये 4 भारत के विदेशी मुद्रा भंडार हैं। 2 आरबीआई के नाम से, आरबीआई की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, आरबीआई का स्वर्ण भंडार और सरकार की एसडीआर राशि, और आईएमएफ में आरटीपी। आईएमएफ मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और आरटीपी मतलब रिजर्व ट्रांसपोजिशन। ये चारों विदेशी मुद्रा भंडार के घटक हैं। उपरोक्त सभी आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट पे आते हैं, यदि किसी देश में घटिया और बढ़िया 2 प्रकार की मुद्राएं एक साथ चलन में हों तो घटिया मुद्राएं जो हैं वो बढ़िया को चलन से बाहर कर देंगी, ये स्टेटमेंट किसका है? अगर दोनों ही हैं करेंसी तो ये एंगल का सिद्धांत है, ग्रेशम का है, उत्पत्ति ह्रास का, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ग्रेशम का नियम, ऑप्शन बी। एंगल का नियम क्या कहता है कि अगर किसी परिवार की आय बढ़ जाती है, एंगल का नियम क्या कहता है कि अगर किसी परिवार की आय बढ़ जाती है तो खाने पीने की वस्तुओं पर खर्च का प्रतिशत कम हो जाता है। खाने पीने की वस्तुओं पर खर्च का परसेंटेज कम हो जाता है, ये है एंगल का नियम। और ग्रेशम घटिया और बढ़िया करेंसी से रिलेटेड हो गया है। ऑप्शन बी इसका सही होगा, दोनों को आप सबको ध्यान रखना है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद, जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पाद होगा। कुल उत्पादन, जब टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होगा तो मार्जिनल रेवेन्यू कितना होगा? ये असिस्टेंट रेवेन्यू क्लर्क में पूछा गया। कितना हो जाएगा? 0। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो सीमांत उत्पाद होता है, ये सीमांत उत्पाद 0 और ऋणात्मक नेगेटिव हो सकता है। नेगेटिव 0 और नेगेटिव हो सकता है सीमांत, मार्जिनल जो है। लेकिन एक चीज़ को ध्यान रखना है आप सबको कि जो औसत उत्पादन है, जो औसत उत्पादन है वो न तो कभी 0 हो सकता है, औसत उत्पादन ना तो 0 होगा और ना ही नेगेटिव होगा, ना ही ऋणात्मक हो सकता। दोनों पॉइंट ध्यान रखने वाले हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद, हाउ टू पे फॉर वॉर पुस्तक के लेखक कौन हैं? हाउ टू पे फॉर वॉर पुस्तक के लेखक कौन हैं? रॉबिन्स, केन्स, मार्क्स, इनमें से कोई नहीं। जब हम इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं तो एडम स्मिथ की पुस्तक को कैसे भूल सकते हैं? आप सबको जरूर ध्यान रखना है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत किस पुस्तक को माना जाता है? तो एडम स्मिथ की पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन जो पुस्तक है एडम स्मिथ की, इसको जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम सोर्स माना जाता है, वेल्थ ऑफ नेशंस। हाउ टू पे फॉर पुस्तक किसकी है दोस्तों? तो ये पुस्तक किन्स की है। हाउ टू पे फॉर पुस्तक किन्स की हो जाएगी। हाउ टू पे फॉर पुस्तक पे फॉर वॉर। जबकि रॉबिन्स की जो पुस्तक है दोस्तों, रॉबिन्स की भी इंपॉर्टेंट है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। नेचर एंड सिग्निफिकेंस
ऑफ इकोनॉमिक साइंस पुस्तक किसकी हो जाएगी? तो ये रॉबिन्स की पुस्तक हो जाएगी। जबकि एक तो कार्ल मार्क्स की पुस्तक आप सबको पता होगा दास कैपिटल, और एक यहाँ पे अगर मार्क्स की पुस्तक अगर आप सबसे पूछा जाए दास कैपिटल है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बेरोजगारी तथा मुद्रा मजदूरी के बीच वस्तु विनिमय को व्यक्त करता है। बेरोजगारी और मुद्रा मजदूरी इनके बीच में वस्तु विनिमय को व्यक्त करता है फिलिप्स कर्व, लॉफर कर्व, लॉरेंज कर्व या कुजनेट्स कर्व। तो कौन जो है, कौन सी कर्व है जो इनके बीच में रिलेशन व्यक्त करता है? तो बताइएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से है। सही आंसर हो जाएगा फिलिप्स कर्व के द्वारा बेरोजगारी और मुद्रा मजदूरी के बीच विनिमय को व्यक्त किया जाता है। वहीं लॉफर कर्व ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो कर है, जो टैक्स है और टैक्स का जो रेट है उसको, कर दर को कम कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाए, जो टैक्स रेट है उसको कम कर दिया जाएगा, तो पेपर में आप सबसे पूछेगा बताओ सरकार का राजस्व घटेगा कि बढ़ेगा? सरकार का राजस्व घटेगा कि बढ़ेगा? तो लॉफर कर्व दिखाती है कि सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी। अगर टैक्स रेट में कटौती हो जाती है तो सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी, लेकिन ये वृद्धि जो है वो एक सीमा से अधिक की कमी कर दिए जाने पर ही कमी आ जाएगी। एक निश्चित सीमा है उस तक ही, बस इसमें थोड़ा सा टर्म कंडीशन है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट आप सबको समझना है। लॉरेंज कर्व और जो हम सब पहले पढ़ के आए थे गिनी गुणांक, ये तो आय में विषमता को डिनोट करते हैं। आय विषमता को व्यक्त करने के लिए जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है, आय विषमता के लिए। और कुजनेट्स जो है ये प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि के साथ विषमता बढ़ती है, इसको डिनोट करने के लिए कुजनेट्स कर्व का इस्तेमाल किया जाता है। लॉफर, कुजनेट्स, लॉरेंज और गिनी गुणांक बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग एंड द पुअर सिद्धांत का प्रतिपादन किसने करा? प्लानिंग एंड द पुअर दादा भाई नौरोजी, नहीं, दादा भाई नौरोजी का था विकास का सिद्धांत। दादा भाई नौरोजी का कौन सा था दोस्तों? विकास का सिद्धांत। उसके बाद है हर्समैन, वी.एस. मिन्हास, गुन्नार मिडल। प्लानिंग एंड द पुअर वी.एस. मिन्हास, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। और जहाँ पर बात की गई है गुन्नार मेडल की, तो गुन्नार मेडल ने एन इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशन के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है करा था गुन्नार मेडल ने। जब काला धन बढ़ जाता है और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन जाता है तो उसे दूर करने के लिए किस विधि को अपनाया जाता है? उसे दूर करने के लिए किस विधि को अपनाया जाता है? मुद्रा संकुचन, अवमूल्यन, विमुद्रीकरण या हीनार्थ प्रबंधन। तो क्या सही आंसर हो जाएगा? डीमोनेटाइजेशन, बिल्कुल विमुद्रीकरण। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? विमुद्रीकरण। जब काला धन अर्थव्यवस्था में बढ़ जाता है तो विमुद्रीकरण की प्रक्रिया को अपनाया जाता है जो अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन जाए। तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा विमुद्रीकरण, ऑप्शन सी। जहाँ तक विमुद्रीकरण की बात है, सबसे पहला अगर आप सबसे पूछेगा तो 1978 में मोरारजी देसाई ने विमुद्रीकरण करा था, मोरारजी देसाई ने। और अभी हाल ही में 8 नवंबर 2016 को जो है पीएम नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की अनाउंसमेंट करी थी। तो दोनों पॉइंट आप सब ध्यान रखेंगे। चलिए, ये थे दोस्तों आज के हमारे इकोनॉमिक्स से पूछे गए कुछ बेहतरीन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और लास्ट वन क्वेश्चन जो है ये आप सबके लिए है, विश्व में सर्वाधिक सहकारी संस्थाएं कहाँ हैं? फ्रांस, भारत, जापान और चाइना। तो इम्पोर्टेंस के साथ है, हमने डिटेल सॉल्यूशन के साथ इनको करा है और पूरी कोशिश यहाँ पे की गई है कि यहाँ से एग्जाम में आप सबके लिए क्वेश्चन बने। बाकी आप सब जो है बैंकिंग वाले क्षेत्र को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। सार्वजनिक बैंक कितने हैं? संख्या में 12 हैं और आप सबको उनके प्रमुख याद रखने हैं। सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो फिर आप सभी को आपके एग्जाम के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू।